हेलो दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद। वन मिनट स्टोरी में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे एक सनसनीखेज केस के बारे में, और यह है फटते आमों का केस। वो वाकया, यह हादसा जिसमें अगस्त 1988 में उस वक्त पाकिस्तान के सदर जनरल ज़ियाउल हक एक फ़िज़ाई हादसे का शिकार हुए थे, जिसके बाद ये मुल्क, ये खित्ता बहरानी सूरत हाल का शिकार हुआ। यहाँ एक बहरानी सूरत हाल पैदा हुई, लेकिन अब की बार जो बहरानी सूरत हाल पैदा हुई है उसका ताल्लुक मुल्क या खित्ते से नहीं है। मुल्क या खित्ता तो वैसे ही इस वक्त बहरान का शिकार है। ईरान अमेरिका में एक जंग छिड़ चुकी है, लेकिन ये जो सूरत हाल थी इसका ताल्लुक था पाकिस्तान के अदबी हल्के, अदबी सर्कल से। इसका आगाज़ हुआ किताब के मुसन्निफ अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज़ के मुसन्निफ जनाब मोहम्मद हनीफ की उन ट्वीट्स से, जिन्होंने हमें ये इत्तला दी कि इस किताब के उर्दू तर्जुमे का जो नाशिर है मकतब दानियाल, उसके दफ्तर में कराची में कुछ लोग इजाज़त के बगैर दाखिल हुए। सवाल किया मुसन्निफ के बारे में, किताब के बारे में, किताब की कॉपियाँ ज़ब्त की। कहा उन्हें उन लोगों की फहरिस्त चाहिए जिन्हें ये किताब सेल के लिए, यानी कुतुब फरोश जिन्हें ये पहुंचाई गई। और साथ ही वो जब वहाँ से गए तो वो ये कहते हुए गए कि उनका ताल्लुक एक खुफिया एजेंसी से है। तो मोहम्मद हनीफ के ट्वीट्स के जरिए जहाँ ये इतला हमें पहुँचती है, वहीं ये खबर भी हम तक पहुँची कि जो ज़ियाउल हक के बेटे हैं, साहबजादे हैं इजाज़ुल हक, उन्होंने किताब के मुसन्निफ पे, मुतरजिम पे, ट्रांसलेटर पे और नाशिर पे, यानी इन तीन अफराद पे एक मुकदमा दर्ज किया है। हतक इज़्ज़त का मुकदमा है जो लगभग 1 अरब का है। तो ये मामला चूंकि कानूनी है, दूसरा फरीक भी अपना जवाब तैयार कर रहा है, मुकदमा चलेगा तो उस पर यह अदालती मामला है, हमारा कुछ कहना कबल वक्त है। लेकिन जो दूसरा मुद्दा है, दूसरा सवाल है जो इस ज़ेर बहस है, उस पर हम ज़रूर बात करेंगे कि आखिर इस ट्रांसलेशन में ऐसा क्या था कि मुकदमा बना और ये सारे मामला एक सनसनीखेज कैफियत पैदा हो गई, जिसका जिक्र जनाब मोहम्मद हनीफ ने अपने ट्वीट्स में किया। दोस्तों, जब 2008 में ये नावल शाया हुआ था तो बैन-अक़वामी सतह पे इसकी बहुत पजीराई हुई, ये ज़ेर बहस आया, मुसन्निफ को एजाज़ात से नवाजा गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये महदूद रहा बैन-अक़वामी रीडर्स तक, बल्कि पाकिस्तान में भी ये पढ़ा गया। मैंने स्ट्रीम में इस पर बात हुई, इस पर कॉलम लिखे गए इसके हक़ में, इसके ख़िलाफ़। टेलीविज़न पे इस पर बात हुई, ये ज़ेर बहस आया। अदबी कॉन्फ्रेंसेस में, मेलों में इन पे सेशन हुए, मोहम्मद हनीफ को उनमें मदऊ किया जाता। उन सेशंस के बाद हम देखते थे कि जो रीडर्स हैं वो किताब पे दस्तखत करवाया करते थे, यानी कि ये पढ़ा जा रहा था, इस पे बात हो रही थी, तनकीद भी हो रही थी और तारीफ भी हो रही थी। फिर एक और चीज़ थी, वो थी पायरेटेड वर्जन। इस किताब के पायरेटेड वर्जन के जरिए ये पूरे पाकिस्तान में फैल गया। जहाँ भी पुरानी किताबें ठेलों पे या पायरेटेड वर्जन फ़रोख्त किए जाते हैं किताबों के, वहाँ इस नावल की कॉपीज़ मौजूद हैं। वहाँ से इस नावल की कॉपीज़ बड़ी तादाद में फ़रोख्त हुई। 100 रुपये, 75 रुपये में इसकी कॉपी ख़रीदी जा सकती थी। और मुझे यकीन है कि अभी भी कराची के जो इस तरह के बाज़ार हैं, ठेले हैं, जहाँ पे पायरेटेड किताबें रखी जाती हैं, वहाँ इसकी कॉपियाँ मौजूद होंगी। तो फिर वही सवाल कि आखिर अब 2019 में ऐसा क्या हुआ कि ये मुकदमा बना और इसके हवाले से एक अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हो गई, हमारे सामने आई। इस सवाल का जवाब मैं दूंगा इस ब्लॉग के आखिर में, या मैं अपनी राय आपके सामने पेश करूंगा। फिलहाल हम चलते हैं उन इंटरव्यूज़ की जानिब जो हमने मोहम्मद हनीफ के किए थे। जैसे मैंने आपसे कहा कि इस नावल के बाद मैंने स्ट्रीम मीडिया में इस पर बात होती रही, तो हमने भी मोहम्मद हनीफ के 2 इंटरव्यूज़ किए थे, एक डेली एक्सप्रेस यानी रोज़नामा एक्सप्रेस के लिए और एक अदबी जरीदे इजरा के लिए। तो जिस तरह मोहम्मद हनीफ साहब का एक मखसूस अंदाज़ है, उनके लिखने में मिज़ा है, इस्तिज़ाइया ढप है, काट है, तो वैसे ही उनके गुफ्तगू में भी शगुफ्तगी है। और आपके जो सवालात हैं उनका जवाब आपको बहुत ही पुरमिज़ाह मिलता है, जो आपके होंठों में मुस्कुराहट बिखेर देता है। इस नावल के अंदर सनसनी खेज़ी है, तजस्सुस है और तकनीक है। ये अवामिल इस किताब को बहुत ज़्यादा रीडेबल बना देते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे उर्दू राइटर्स हैं, जो काबिल तकलीद, काबिल तारीफ़ हैं, काबिल फ़ख्र हैं, वो बहरहाल इस नावल से ये ज़रूर सीख सकते हैं कि किस तरह मुख्तलिफ़ अवामिल और जेनरास को यूज़ करके आप अपने माजरे को ज़्यादा रीडेबल बना सकते हैं। तो बहरहाल यही सवाल मैंने जनाब मोहम्मद हनीफ के सामने रखा कि इस किताब में बहुत ज़्यादा रीडेबिलिटी है, जिसमें तजस्सुस है, सस्पेंस है, मिस्ट्री है। तो उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा कि जब उन्होंने ये किताब लिखी थी तो उनका ख्याल था कि ये एक मिस्ट्री नावल है, सस्पेंस नावल है। उन्होंने इसको इसी तरह प्रेजेंट किया, अपने एजेंट के ज़रिए नाशरीन तक पहुँचाया। लेकिन नाशरीन ने उन्हें ये जवाब दिया कि जनाब आपसे गलती हुई, आप शायद सस्पेंस नावल लिखना चाह रहे हों, लेकिन आपने एक अदबी नावल लिखा, ये इसी तरह शाये होगा और इसी तरह मार्केट होगा। और फिर ऐसा ही हुआ और ये दुनिया भर में पढ़ा गया और पाकिस्तान में भी इसको बड़े पैमाने पर पढ़ा गया। ये ज़ेर बहस आता रहा। मैंने हनीफ साहब से एक और सवाल किया था कि आपको बैन-अक़वामी शोहरत मिली, बैन-अक़वामी एज़ाज़ात मिले, तो आप इस शोहरत को कैसे देखते हैं, इसे कैसे इंजॉय करते हैं? तो उन्होंने हंसते हुए कहा
कि पाकिस्तान में जो शोहरत है वो सिर्फ क्रिकेटर्स को मिलती है, वो सिर्फ फनकारों को मिलती है, अदाकारों को मिलती है, राइटर को कोई नहीं जानता। राइटर को आप जैसे राइटर्स ही जानते हैं और चंद लोग जानते हैं जो सहाफ़ी हैं, लेकिन अक्सरियत को इल्म नहीं होता। तो राइटर शोहरत एंजॉय नहीं कर सकता, शोहरत तो क्रिकेटर्स एंजॉय करते हैं या अदाकार। तो मोहम्मद हनीफ के इन दो दिलचस्प जवाबात के बाद हम चलते हैं उस सवाल की जानिब जो इस व्लॉग का मकसद था कि आखिर इस तर्जुमे में ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये पूरी सूरत हाल पैदा हुई। दोस्तों, मेरा ताल्लुक प्रिंट मीडिया से रहा। मैं 10 से 11 बरस तक एक अखबार से वाबस्ता रहा। उसके मैगजीन सेक्शन से। वो ज़माना था जब दहशतगर्दी उरूज पे थी, रोज़ाना धमाके होते, खुदकश धमाके, दहशतगर्दी के वाक़यात, कत्ल गारत गरी। और हमारे अपने उस मीडिया हाउस पे जिसमें मैं वाबस्ता था वहाँ पे 2 से 3 बार हमला हुआ। तो उस ज़माने में एहतियात के पेश नज़र हालात इतने बिगड़े हुए थे, ख़राब थे कि एहतियातन हम दहशतगर्दी की मज़म्मत करते हुए बहुत ही धीमे, कमज़ोर, चबाए हुए अल्फाज इस्तेमाल करते थे। दहशतगर्दों को बराह रास्त मुखातिब करने से इज्तनाब किया जाता था। इसके बरक्स जो अंग्रेज़ी मीडिया था वहाँ हम देखते थे कि दो टोक अंदाज़ इख्तियार किया जाता, बराह रास्त मुखातिब किया जाता, उसकी मज़म्मत की जाती। सबब यह था कि अंग्रेज़ी का असर बेशक है, बेहद है, लेकिन एक ख़ास तबके तक। जब उर्दू में आप कुछ लिखते हैं तो आवाम तक पहुँचता है, मासिस तक पहुँचता है, जड़ों तक पहुँच जाता है, जहाँ इसको पढ़ा जा सकता है, इस पर बात हो सकती है, तनकीद हो सकती है, तारीफ़ हो सकती है, इस पर बहस हो सकती है। तो इसका असर, इसकी रसाई ज़्यादा है और यही कुछ हुआ है इस नावल के साथ। यकीनी तौर पर अंग्रेज़ी में लिखा गया, एक ख़ास तबके तक पहुँचा, पढ़ा गया, ज़ेर बहस आया, लेकिन जब ये उर्दू में इसका तर्जुमा हुआ तो ये वहाँ पहुँच गया जहाँ इसे हर कोई पढ़ सकता है, हर कोई इस पर बात कर सकता है, बहस कर सकता है, पसंद कर सकता है, तारीफ़ कर सकता है और तनकीद कर सकता है। कुछ लोगों ने तंज़न ये कहा कि शायद ज़िया-उल हक़ के जो साहबजादे हैं उन्होंने इसे उर्दू में तर्जुमा होने के बाद ही पढ़ा, शायद वो अंग्रेज़ी उनकी इतनी अच्छी ना हो, लेकिन ये बात मेरे नज़दीक दुरुस्त नहीं। यकीनी तौर पे जिन लोगों को इस पर एतराज़ था उन्होंने इसे अंग्रेज़ी में भी पढ़ा होगा, लेकिन जब ये उर्दू में पढ़ा, मासिस तक पहुँचा, तो ये ज़्यादा नापसंदीदा ठहरा और फिर इस पर ये रिएक्शन आया। दोस्तों, ये था आज का व्लॉग। दीजिए मुझे अपना फीडबैक और आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमें सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अदीबों से मुताल्लिक, किताबों से मुताल्लिक कुछ गुफ्तगू करें, इस चैनल के ज़रिए आप तक पहुँचाएँ। इंतज़ार करूँगा आपके फीडबैक का। इकबाल खुर्शीद को दीजिए इजाज़त। खुदा।